हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स। नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम होती क्या है? टोटल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ ईयर। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? जो हमारी कंट्री के लिए वर्क कर रहे, भले ही टेम्परेली वो अब्रॉड क्यों ना हो। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती? जो भी हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करके हम अर्न करते हैं, वो सब कम्स अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इट इज द टोटल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है? सो इट इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले इसको हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते थे। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। आंसर तीनों से सेम आएगा। हम कोई भी मेथड यूज करें, आंसर विल बी द सेम। इधर हम देखते हैं वैल्यू कितनी ऐड हो रही है प्रोडक्ट में, इधर इनकम से, और इधर कितना हम खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब वैल्यू एडेड मेथड हम फर्स्ट पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड मेथड एज ए नेम सजेस्ट, एक प्रोडक्ट में जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है ना, तो उसको हम सम करते हैं। इस वैल्यू एडेड मेथड को हम कमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इन्वेंट्री मेथड और प्रोडक्ट मेथड। किसी के भी नाम से पूछा जा सकता है। So it is a method of calculating national income by summing the value added at each stage of production in an economy during the year. तो हर प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, जो वैल्यू ऐड हो रही है उसको हम सम अप करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर होगा। ये हम वैल्यू ऐड को ही सम अप क्यों करते हैं? ताकि टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग, वरना एक वैल्यू को हम बार बार काउंट करते रहेंगे। तो वैल्यू एडेड का पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। ठीक है। एक फार्मर है, उसने अपने फार्म में प्रोड्यूस किया क्या? व्हीट। ठीक है। वो व्हीट उसने कितने में सेल करी? 100 रुपीज में। किसको? मिलर को। मिलर ने उसको व्हीट को किस में कन्वर्ट किया? फ्लावर में। कितनी वैल्यू ऐड करी? 50 रुपीज। अब उसने कितने का सेल किया? 150 रुपीज का। ठीक है। उसने कितने का सेल किया? 150 का। अब बेकर ने क्या किया? उस फ्लावर से क्या बनाया? ब्रेड। उसने कितनी वैल्यू ऐड करी? 50 रुपीज। अब उसने कितने का सेल किया? 200 का। तो वैल्यू एडेड कैसे निकाला? इधर 100 माइनस 0, 100, 150 माइनस 100, 50, 200 माइनस 150। तो एक जो व्हीट थी वो किस में कन्वर्ट हुई? फ्लावर में, फिर ब्रेड में। कितने की थी? 100 की। मिलर ने कितना ऐड किया उसमें वैल्यू? 50 का। बेकर ने 50 का। तो ये कितनी वैल्यू बन गई? टोटल वैल्यू एडेड कितनी हो गई? 200। अब बताइए, अगर हम ये 100 प्लस 150 प्लस 200 कर देते, तो ये 100 तो इसमें भी है और ये 150 इसमें भी है, तो ये 100 बार बार काउंट हो रहा है। तो ये इससे क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? जितनी वैल्यू ऐड हुई है ना, उसको ऐड करते हैं टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग। इससे हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल प्राइस ऑफ अ ब्रेड। ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम इजी लैंग्वेज में कह दें तो हम इसको कहते हैं सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या कह देंगे? सेल्स। ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या कह देंगे? परचेज। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल। कितने में सेल किया? ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? परचेज। कितने में हमने परचेज किया? सेल, परचेज। ठीक है। सेल। तो इजी लैंग्वेज में मैंने बताया आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल। और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? हमारी परचेज। वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या हम लिख सकते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज हमारी सेल आउट हो ही जाएगी सेम टाइम पे, तो कुछ स्टॉक भी हमारा बचता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन स्टॉक। ठीक है। और हम सेल्स को क्या लिख सकते हैं? सेल्स को क्या लिख सकते हैं हम? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सेल्स
अगर हमें किसी चीज़ की सेल निकालनी है तो हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी है और कितने प्राइस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल। तो किसी किसी क्वेश्चन में हमें सेल नहीं दिया होगा, प्राइस दिया होगा और क्वांटिटी दिया होगा, तो हम उससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेल। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मैंने यहाँ पे आपको हर एक चीज दे दी है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं होगी। यही फॉर्मूला यूज होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब हम सेल को क्या लिख सकते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, सेल्स को हम डोमेस्टिक सेल्स पर प्लस एक्सपोर्ट क्यों लिख सकते हैं, हम डोमेस्टिकली भी सेल कर सकते हैं और हम प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करके बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दिस ऑल्सो कम्स अंडर दी सेल्स। तो किसी क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा और एक्सपोर्ट दिया होगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सेल्स माइनस परचेज से हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू एडेड। ठीक है, जैसे मिलर ने 150 का सेल किया और 100 का परचेज किया था, तो वैल्यू एडेड हमें क्या मिली थी, 50 रुपीज। तो वैल्यू एडेड हमें मिली 50। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स को क्या लिख सकते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। क्लियर है। नाउ मीनिंग, आउटपुट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या, इनपुट इंक्लूडिंग इम्पोर्ट। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजप्शन में को हम क्या लिख, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। परचेज जहाँ से करिए प्लस इम्पोर्ट, हम बाहर से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, जैसे इधर एक्सपोर्ट है सेल्स में, वैसे इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या इंक्लूड होते हैं, इम्पोर्ट। नाउ स्टेप्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड में तीनों सेक्टर आ जाते हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर मेन प्राइमरी सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर सर्विस। ठीक है, तो इन तीनों में जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर। The sum of value added gives the GDP at market price। हम इतना ध्यान रखना है, वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलेगा, GDP एट मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा, GDP एट मार्केट प्राइस। बट हमारा नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट FC। क्या होता है नेशनल इनकम, NNP एट FC। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी से हमें एनएनपी एट एफसी जाना है। ये कन्वर्जन बहुत ध्यान में रखना है। आपने वैल्यू एडेड मेथड लगाया है तो उससे हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनएनपी एट एफसी से। तो अब जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी कैसे जाएंगे। ठीक है, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस क्या होती है, परचेज वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस क्या होती है हमारी, परचेज वैल्यू, और नेट क्या होती है हमारी, प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर कोई भी चीज हम लेते हैं तो वो क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे। अगर हमने कार ली है 5 लाख की, तो 6 मंथ बाद अगर वो 4,50,000 की हो गई है तो वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। तो अगर हम ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या कर देंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। क्या कर देंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। ऐसे ही डोमेस्टिक से नेशनल, हमने डोमेस्टिक और नेशनल का ये कंसेप्ट पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखिएगा, डोमेस्टिक और नेशनल, NFIA मैंने पूरा पढ़ाया है लास्ट वीडियो में। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो हम क्या ऐड करेंगे, प्लस NFIA। क्या ऐड करेंगे, NFIA। NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कितनी इनकम हमारे पास आ रही है उसको किससे माइनस करेंगे, कितनी इनकम हमारे कंट्री से जा रही है। इससे हमें क्या मिल जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA। फिर एक आता है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, गुड्स हम बना रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, तो जितनी भी कॉस्ट लगती है अगर वो गुड्स मार्केट में जाते हैं तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, अगर वो गुड्स हमारे मार्केट में जाते हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, टैक्स। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाएंगे तो हम क्या ऐड करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है, क्या ऐड करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी गुड अगर कंपनी से बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो क्या टैक्स ऐड हो जाता है ना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी। और सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज आपने पढ़ी होगी, फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्राइस। सब्सिडीज जैसे गवर्नमेंट किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करने के लिए सब्सिडीज देती है ताकि कम प्राइस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज में ओपन करें। तो सब्सिडीज एक फाइनेंशियल हेल्प होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं। तो मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया। तो आप जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी जाएंगे तो जी से एन जाएंगे तो माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट जाएंगे, वापस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस एनआईटी। अगर फैक्टर से मार्केट जा रहे हैं तो प्लस एनआईटी, अब इधर वापस जाएंगे तो माइनस एनआईटी। यही चीज मैंने इधर एक्सप्लेन करी है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे। ठीक है, जीडीपी एट एफसी हमें क्या चाहिए? जीडीपी एट एफसी हमारे पास क्या है? जीडीपी एट एमपी। तो मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो क्या करेंगे? मार्केट से फैक्टर जाएंगे तो माइनस एनआईटी, और एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआई। इससे हमें क्या मिल जाएगी? नेशनल इनकम। ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हर मेथड के क्या है? प्रिकॉशंस है, बट लगभग सेम ही प्रिकॉशंस है सबके। फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड्स और वैल्यू एडेड क्या इंक्लूड करते हैं? वैल्यू एडेड पूरा इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओन कंजप्शन प्रोडक्शन भी इंक्लूड किया जाता है। अगर हम अपने लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, हर घर की अपनी कोई रेंटल वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। एक्सक्लूड क्या नहीं इंक्लूड होता है? सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो एक बार काउंट हो चुके हैं। बट उसमें सेकेंड हैंड गुड्स में अगर कोई कमीशन इन्वॉल्व है तो वो इंक्लूड होगा। अगर सेकेंड हैंड गुड आपको कोई सेल कर रहा है, वो कमीशन ले रहा है, तो वो इंक्लूड होगा। बट सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो एक बार इंक्लूड हो चुकी है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, शेयर्स, बॉन्ड, शेयर्स, ये भी रोज बाय और सेल होते हैं तो ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में। क्या थी ट्रांसफर पेमेंट? जो गवर्नमेंट जैसे हमें देती है स्कॉलरशिप वगैरह, जो बिना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करे मिल रही है। और इंटरमीडिएट गुड कौन से इंक्लूड होते हैं इसमें? फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इनकम, अब आप ये सोचो कि इनकम हमें किस किस सोर्स से आ रही है। इट मेजर्स द नेशनल इनकम एज द टोटल इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़े थे ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये मेनली यूज होती है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे हमें वैल्यू एडेड में क्या मिल रहा था? जीडीपी एट एमपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। ध्यान रखना, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। इसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। और इनकम मेथड से क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी। अब इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है सोचो। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कोई भी जॉब कर रहा है उससे। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड से मिल रहा है रेंट, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब हम ये पढ़ते हैं क्या होते हैं। कंपनसेशन पढ़ा है। कंपनसेशन में क्या आ जाती है? वेजेस एंड सैलरी, कैश और काइंड दोनों में। कैश में जो मिल रही है सैलरी, और काइंड में जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे मेडिकल अलाउंसेस है, और मील्स मिल रही हैं, हाउस मिल रहा है, कार ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो सब किस में आ जाती है? हमारी काइंड में। और आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम,
प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। तो किसी क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया होगा, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन। और एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, तो वो ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की तो सैलरी यहाँ इंक्लूड ऑलरेडी हो रही है, बाकी एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, वो ऐड होता है। नेक्स्ट है रेंट। रेंट हमने पढ़ा, इनकम फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट जो कैपिटल में है, और प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी यहाँ 3 पार्ट्स होते हैं। तो अगर प्रॉफिट के कौन से 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डिविडेंड, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। जब भी किसी कंपनी के पास प्रॉफिट आता है तो सबसे पहले वो क्या पे करती है, उससे टैक्स। जो भी बचता है वो फिर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे देती है, सबका अपना अपना प्रॉफिट। फिर उसके बाद जो बचता है उसको वो क्या करती है, अपने पास रिटेन करके रखती है फॉर फ्यूचर, ठीक है, सेविंग्स के लिए। तो ये होती है हमारी रिटेन अर्निंग, जो हम अपने पास रखते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले दिया टैक्स, फिर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया, उनका उनका शेयर, फिर जो बचा वो हमने अपने पास रख लिया। तो किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा, अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो ये तीनों चीजें दी होंगी जिसे हमें ऐड करना होता है टू फाइंड आउट दी प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है और डिविडेंड भी दिया है तो हम क्या लेंगे, खाली प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, डिविडेंड तो प्रॉफिट का ही पार्ट है ना, तो प्रॉफिट में डिविडेंड तो ऐड नहीं करेंगे। तो अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो ये तीनों चीजें हम ऐड करेंगे। इसका मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ। कंपनसेशन लिख लिया, उसके बाद रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, आर आई पी, ठीक है, रेस्ट इन पीस, ध्यान रखना। अब इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो भी हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो हमने इनकम मेथड में क्या ऐड किया, कंपनसेशन, आरआईपी प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, वेयर लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर सब कंबाइन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है। इसको मिक्स्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है, वेजेस रेंट प्रॉफिट, इसका कोई भी क्लियर सेपरेशन नहीं है। एक डॉक्टर है जिसे सैलरी भी मिल रही होती है, वो ओन प्रैक्टिस भी कर रहा होता है, अपना खुद का हॉस्पिटल भी खोला होता है। तो ये छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं सब इसमें इंक्लूड होते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स सब। अब इसके प्रिकॉशन क्या है, वही सेम प्रिकॉशंस। इसमें भी खाली फैक्टर इनकम इंक्लूड होगी, ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगा। एक्सक्लूड विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं, जैसे जो लॉटरी से पैसा कमा रहे हैं, सट्टेबाजी से कमा रहे हैं, वो भी इसमें नहीं आता, इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो कर नहीं रहे। और एक्सक्लूड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो पहले से इंक्लूड हो चुके होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दे आर काउंटेड इन दी पास्ट प्रोडक्शन। मगर उसका जो कमीशन ब्रोकरेज होता है वो इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड क्या करते हैं, कैपिटल गेन्स, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये शेयर्स वगैरह, हम इसकी तो रोज ही बाय सेलिंग और परचेज होता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू द करंट प्रोडक्शन। तो सेम ही प्रिकॉशंस देखना सबके ऑलरेडी सेम होंगे, आप 4-5 याद कर लेना, वही सब में फिट हो जाते हैं। इंक्लूड ओनली करंट प्रोडक्शन। और इम्पिटेड इनकम मस्ट बी इंक्लूडेड, ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, उसकी वैल्यू भी इंक्लूड की जाती है, क्योंकि सब चीज़ की एक रेंटल वैल्यू होती है। तो जहाँ हम अपने घर में भी रह रहे हैं ना, तो उसकी एक रेंटल वैल्यू होती है जो हमें देनी पड़ती है। अवॉइड डबल काउंटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनकम इंक्लूड सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती है। नॉन लास्ट मेथड कौन सा हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब हम खर्चा कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने इनकम में पढ़ा था कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, अब इधर हम क्या देखेंगे, कहाँ हम खर्चा करते हैं। समिंग अप द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। उधर क्या था, क्या सम कर रहे थे, टोटल इनकम, इधर क्या सम कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। इसका फॉर्मूला क्या है, इस मैंने बताया था ना, वैल्यू एडेड से
और एक्सपेंडिचर से क्या मिलता है हमें, जीडीपी एट एमपी। तो इसमें क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये एक्स क्या है, एक्सपोर्ट, और एम क्या है, इंपोर्ट। जैसे एक्सपोर्ट ऐसे ध्यान रखना, ई एक्स होता है ना एक्सपोर्ट, तो एक्स क्या है, एक्सपोर्ट, और आई एम होता है इंपोर्ट, तो एम क्या है, इंपोर्ट। मैं कुछ कुछ ट्रिक्स देती रहती हूँ ताकि आप रिमाइंड कर सके चीज़ों को। तो जीडीसीएफ, अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसको हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते। किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा तो ये तीनों चीजें दी होंगी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड हम जहाँ खर्चा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड एंड क्लोथ पे कर रहे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो हमारे जितने भी खर्चे वो किस में आ जाएंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, मशीनरी है, इक्विपमेंट। कैपिटल गुड्स क्या होता है, यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, अ कंपनी बाय मशीन वर्थ रुपीज इतना, ये किस में आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट। जो भी हम इन्वेस्टमेंट में खर्चा कर रहे हैं वो कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहाँ, गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है गुड्स एंड सर्विसेज में। कैसे, सैलरीज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो सैलरीज देती है, डिफेंस में करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है, बट ट्रांसफर पेमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, गुड प्रोड्यूस इन इंडिया सोल्ड अब्रॉड। हम इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं बट बेच कहाँ रहे हैं, बाहर, तो वो एक्सपोर्ट होता है। और इम्पोर्ट क्या होता है, हम बाहर से गुड्स मंगवा रहे हैं जो अब्रॉड में प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हम इम्पोर्ट, बाहर ये प्रोडक्शन हुआ है ना, जो भी हम गुड्स इंपोर्ट करें उसका प्रोडक्शन तो बाहर हुआ है, हमारी कंट्री में तो नहीं हुआ, इसलिए हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं। चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये सी है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है। फॉर्मूला लगाएंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो आंसर आ जाएगा 1050। तो ये हमें क्या मिला है, जीडीपी एट एमपी। ये क्या मिला है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी को हम नेशनल इनकम में कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से। ठीक है, जी से एन जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन जाएंगे तो प्लस एन एफ आई ए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस एन आई टी। तो इससे हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके भी प्रिकॉशंस वही हैं, इंक्लूड फाइनल एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, तभी हम इम्पोर्ट्स हटा देते हैं। एक्सक्लूड सेकेंड हैंड गुड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफर पेमेंट। अब एक दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तीनों मेथड से रिलेटेड, जैसे अ फर्म हैज द फॉलोइंग डेटा, डोमेस्टिक सेल्स कितनी है 500, एक्सपोर्ट कितना है 200, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, एनएफआई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट एफसी। क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट एफसी। बट हमें इस मेथड से क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। तो पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स यहाँ पे देखो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट मैंने बताया था, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 500 प्लस 200। चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 150 माइनस 100, ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला इससे, 750। ये हमारा क्या निकला, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें यहाँ दिया 400, तो क्या आ गया हमारा, जीडीपी एट एमपी 350। क्लियर है ना, बस हमने फॉर्मूला लगाया तो उससे हमें आंसर क्या मिला, जीडीपी एट एमपी 350। अब हमें क्या उसको कन्वर्ट करना है टू एनडीपी एट एनएनपी एट एफसी। किसमें कन्वर्ट करना है, एनएनपी एट एफसी। तो अगर हम जी से एन जाएंगे, जी से एन जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप कर देंगे, -30। ठीक है, -30। अब हम डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे
ऐसे आप लिख लेना पूरा। जीडीपी एट एफसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनएनपी एट एफसी में, तो जी से एन जाएंगे तो क्या करेंगे, जो मैंने ऊपर पढ़ाया। तो अगर हम डी से एन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस एन एफ आई ए। फिर मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस से माइनस एन आई टी। ठीक है, तो इससे हमें आंसर क्या मिल जाएगा, एन एन पी एट एफ सी 300। अब एक इनकम मेथड का क्वेश्चन है, इसमें कंपनसेशन दिया है, कंपनसेशन टोटल पूरा दिया है, इसमें वेजेस एंड सैलरी अलग से नहीं दिया। अगर अलग से दिया होता तो हम वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ ऐड करते। तो कंपनसेशन प्लस आर आई पी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर ये नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट तीनों को ऐड कर दिया, प्लस मिक्स्ड इनकम 60 रुपीज़। तो ये हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 760। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नेशनल इनकम में। हमें इनकम मेथड से क्या मिलता है, एन डी पी एट एफ सी, और हमें क्या चाहिए, एन एन पी एट एफ सी। देखो एन एन सेम है, डी से एन जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस एन एफ आई। एन एफ आई हमें कितना दिया है, 20, तो प्लस 20 कर दिया। बाकी एफ सी सेम है, तो हमें इसमें बस क्या ऐड करना था, एन एफ आई ए। तो आंसर इज 780। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होगा तो दोनों को माइनस कर देंगे, जिससे हमें एन एफ आई ए मिल जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने जो भी वीडियोस बनाई है वो टॉपिक वाइज बनाई है, तो आपको सीरियल वाइज ही पढ़नी चाहिए ताकि आपका अंडरस्टूड हो जाए सब। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब दिया है। तो इसका फॉर्मूला, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला लिखना। और अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ दी है जो फॉर्मूले में नहीं आ रही है तो हमें ज़रूरी नहीं उसे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो कंफ्यूज करने के लिए भी दिया होता है। तो हम और किसी को नहीं जानते, हम नहीं जानते तो हम उसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बस ये अपने माइंड में बैठा लो। तो जी डी पी एट एम पी क्या हो गया, जी डी पी एट एम पी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये दिया हुआ है हमें 500, ये दिया है 200, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें दिया 300 और एक्सपोर्ट 150 माइनस इम्पोर्ट 100। तो क्या आ गया हमारा 1000। ये हमारा क्या आया, जी डी पी एट एम पी। तो अब हमें से किस में कन्वर्ट करेंगे, हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम। तो हमें से किस में कन्वर्ट करेंगे, एन एन पी एट एफ सी। किस में करेंगे, एन एन पी एट एफ सी। तो अगर हम जी से एन जाएंगे, जी से एन, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एन एफ आई ए, और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस एन आई टी। ठीक है, तो ये इधर हमने किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो आंसर इज 940। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं हर वीडियो में आपको लास्ट में क्वेश्चंस क्यों करा रही हूँ, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं बट बाद में मेमोराइज नहीं कर पाते। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो जो भी डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं हर चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना पूरे कोर्स एंड होने के बाद, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। विच मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग वैल्यू। एडिंग वैल्यू तो कौन सा होगा, वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। मैंने आपको बहुत सारे नेम बताए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इनकम मेथड। इनकम मेथड ये लॉटरी विनिंग नहीं, ये तो ट्रांसफर है। रेंट, पेंशन भी ट्रांसफर है, स्कॉलरशिप भी ट्रांसफर पेमेंट है। तो क्या आ गई हमारी इनकम मेथड में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है ना, आर आई पी। तो रेंट। हाँ, एक चीज़ और है, रेंट और रॉयल्टी भी आती है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको रॉयल्टी भी दी होगी। रॉयल्टी क्या होती है, इट इज़ पेड फॉर द यूज़ ऑफ नेम। अगर हम किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे कुछ सम अमाउंट पे करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वेजेस भी इंक्लूड होते हैं, अभी हमने पढ़ा, प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, पेंशन क्या है, इंक्लूड नहीं होती है। एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग। एक्सपेंडिचर मेथड क्या ऐड करता है, एक्सपेंडिचर को, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब एक केस स्टडी है, वही वैल्यू एडेड मेथड वाली जो मैंने ऊपर आपको समझाया है, कैसे वैल्यू ऐड हो रही है।
वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अब मैंने ये कुछ मेथड्स एक्सप्लेन किए कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं तो आपको कैसे लिखने। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। प्रोडक्शन मेथड मीन्स वैल्यू एडेड मेथड। तो उसकी पहले हमने डेफिनेशन दी, फिर उसका फॉर्मूला दिया। मैंने इधर पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, बट आप उधर जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स को लिख सकते हैं डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। सेल्स को प्राइस इनटू क्वांटिटी भी। तो ये रिप्रेजेंट करता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वही वाली टेबल है, उसके साथ में लिख देंगे हम प्रिकॉशंस। आंसर कंप्लीट। ऐसे इनकम मेथड में उसका पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला, फिर उसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। वेजेस एंड सैलरी इन कैश है और इन काइंड है, और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, इसके प्रिकॉशंस। फिर कंक्लूजन। एक्सपेंडिचर मेथड में डेफिनेशन, फॉर्मूला, कंपोनेंट्स, प्रिकॉशन। और वैसे भी आप जो चेकिंग हो रही है वो ऑनलाइन चेकिंग हो रही है, तो आंसर्स हमारे पॉइंट में ही होने चाहिए। जितने आंसर्स पॉइंट में होंगे उतने मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग। अब तीनों में डिफरेंस, ये वैल्यू एडेड ऐड करता है, ये फैक्टर इनकम को ऐड करता है, ये एक्सपेंडिचर को ऐड करता है। ये फोकस करता है प्रोडक्शन पे, ये इनकम पे और ये स्पेंडिंग पे, तीनों का फॉर्मूला। तो कंक्लूजन क्या है, नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड यूजिंग production method, income method and expenditure method which represent the production, income and expenditure aspects of an economy। अब कुछ और क्वेश्चन है। तीनों मेथड है। वाई इज वैल्यू एडेड मेथड यूज इंस्टेड ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मेथड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सेम गुड को हम काउंट कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स लीडिंग टू ओवर एस्टिमेशन, इसलिए हम वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज को ही इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्यों एक्सक्लूड करी जा रही है, क्योंकि दीज आर नॉट पेड फॉर दी प्रोडक्टिव सर्विसेज। सेकेंड हैंड गुड्स को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज दे वर ऑलरेडी काउंटेड इन दी नेशनल इनकम व्हेन दे वर फर्स्ट प्रोड्यूस। वाई आर इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि अभी उनका फर्दर प्रोडक्शन होना, वो कन्वर्ट होंगे फाइनल गुड्स में, ठीक है। अब एक टीचर को सैलरी भी मिलती है और लॉटरी भी विन करती है, तो विच इनकम इज इंक्लूडेड, सैलरी मेहनत करके अर्न कर रही है तो वो फैक्टर इनकम है बाय प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। लॉटरी ये विंडफॉल गेन्स है जो इंक्लूड नहीं होते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, बिकॉज ये ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होते, ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन करके हम अर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस जितने भी डाउट हो सकते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और ना कोई डाउट होगा। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।